हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर इस इन्फ्लेशन को किस तरीके से हम कर्व कर सकते हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन को सुधारने के लिए, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन को अगर मैं आपको एक शब्द में समझाऊं तो इसको बोलते हैं महंगाई। तो अगर मार्केट में किसी भी चीज का दाम बढ़ जाता है तो आप बोलते हो यार ये सामान महंगा हो गया, इसका मतलब मार्केट में महंगाई आ गई है। या फिर आप बोल सकते हो मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत आ गया है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझे तो यहां एक आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। मीनिंग में क्या लिखा है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दो शब्दों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो भी और नहीं हो तो भी। किसी भी चीज का कैटेगराइजेशन हम सिर्फ दो तरीके से करते हैं, एक गुड्स और दूसरा सर्विसेज। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो गुड्स है। और ऐसी कोई चीज जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, दैट इज सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट लेने के लिए तो वो आपको दवाइयां भी देता है, मेडिसिन भी देता है, और मेडिसिन देने से पहले आपको वो चेक करता है, आपका चेकअप करता है, आपकी टेस्टिंग वगैरह कराता है। तो जो वो आपको कंसल्ट कर रहा है, आपका चेकअप कर रहा है, पता लगा रहा है कि आपको क्या हुआ है या क्या नहीं, इसका मतलब वो अपनी सर्विस दे रहा है। सर्विस आपको दिखती नहीं है, लेकिन जो चीज वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देगा उसको देख के आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाओगे और मेडिकल स्टोर वाला आपको देगा दवाइयां। तो वो दवाइयां क्या है? गुड्स। इसी तरीके से जब आप कोई चीज परचेज करते हो, कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, मैगी खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, ये सब गुड्स है। लेकिन आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो ना, पैसे उसके लिए भी दे रहे हो बट उसको एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, उसका आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप कोई चीज लेके वहां से नहीं आते हो। दैट इज कॉल्ड सर्विस। तो गुड्स और सर्विस, इन दोनों को परचेज करने के लिए, लेने के लिए जो पैसा आप पे करते थे, अब आपको अगर ज्यादा पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन आ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है। इसी तरीके से एक और वर्ड यहां पे लिखा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी या परचेजिंग पावर। आप इस तरीके से भी देख लो, आपके जो पैसे की पावर होती है, जो वैल्यू होती है, वो कम हो जाती है। आज से 10 साल पहले 100 रुपए में आज जितना सामान आप अफोर्ड कर सकते थे, शायद उतना सामान आज की डेट में आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आज से 15 साल पहले आप 100 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल लेते थे, तो आज की डेट में 100 रुपए में सिर्फ आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पैसे की परचेजिंग पावर है, परचेजिंग वैल्यू है, पावर है, वो कम हो गई है। तो जब मार्केट में सामान महंगा हो जाए और आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाए, इसी सिचुएशन को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं इसका मेजर रीजन क्या है। मार्केट फोर्सेस आपने सुना होगा। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके पीछे का मेन रीजन ये होगा कि उस चीज की डिमांड बहुत बढ़ चुकी होगी। अब आप बोलोगे सर, डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ाने की क्या जरूरत है? देखिए, अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास उतनी सप्लाई ही नहीं है उस डिमांड को पूरा करने के लिए, तो वो सबकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? या तो वो बंद कर दें और या तो फिर वो उस सामान को महंगा कर दें। अब सामान अगर महंगा हो गया है तो ऑब्वियसली कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उस सामान को अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे और वो सामान सिर्फ कुछ लोगों में बेच दिया जाएगा। तो मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि मार्केट में किसी चीज का दाम बढ़ेगा या घटेगा। तो इसीलिए मैंने बोला, जब किसी चीज की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली उसकी सप्लाई कम होती है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ा सकते हो। नोटिस करना, साल में एक बार ऐसा जरूर होता है जब प्याज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। आगे देखते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट है। यहां पे देखिए, डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। डिमांड के बढ़ने से विद लेस सप्लाई नाउ, अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया, अगर आपकी डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई तो उतनी है नहीं, सप्लाई तो जितनी आप मैक्सिमम कर सकते हो उतनी है, इसका मतलब सप्लाई कम हो गई है डिमांड के कंपैरिजन में। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इट इज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल एवरीवन्स डिमांड या नीड। क्या आप पॉसिबल है कि आप सबकी डिमांड और नीड को पूरा कर पाओ? नहीं पूरा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है और सप्लाई उसके इक्विवेलेंट उतनी नहीं है आपके पास। तो इस केस में आप क्या करोगे? प्राइस नीड टू बी इंक्रीज। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा? आपने प्राइस को
बढ़ा दिया। जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो 100 लोग अगर उस सामान को लेने के लिए आए थे तो उसमें से आधे तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, जो बचेंगे वो उस सामान के हकदार हो जाएंगे। अब हाउ टू मैनेज दिस एंड हु कैन डू दैट। अब इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन को, महंगाई जैसी सिचुएशन को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अच्छा, और मैनेज करता कौन है इसको? तो देखिए, करने वाला तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इसकी 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके आप अच्छे से देख लीजिए। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि नोट प्रिंट करने का काम भी यही करती है और मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई करती है। तो ये तो पता चल गया कि इसको, इन्फ्लेशन को ठीक कौन कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है? कैन लिमिट मनी सप्लाई थ्रू कमर्शियल बैंक। ये मनी सप्लाई को मार्केट में लिमिट कर सकता है, रोक सकता है, कम कर सकता है। किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक की हेल्प लेके। अब आप बोलोगे सर अभी आप बोल रहे हो आरबीआई करेगा, अब आप बोल रहे हो वो कमर्शियल बैंक की हेल्प लेके करेगा, एक्चुअली में करेगा कौन? तो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन पे कमर्शियल बैंक्स करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर रीजन फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बढ़ने का आखिर कारण क्या है? तो यहां क्या लिखा है? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक। देखिए, रीजन तो बहुत सारे होते हैं। रीजन तो एक ये भी है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, आपका बिजनेस था वो बहुत ग्रो कर रहा है, आपके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से आपको इनकम हो रही है। तो ये सारे रीजन है। आपके पास पैसा अगर आएगा तो आप सामान खरीदोगे ही खरीदोगे। अब वो सामान भी खरीदोगे जो पहले आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। तो अल्टीमेटली जब दुकानदारों का सामान बहुत ज्यादा बिकेगा, सर्विसेज बहुत ज्यादा ली जाएंगी, तो उनके पास भी तो वो लिमिटेड है ना, वो स्टॉक कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? या तो स्टॉक बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएंगे, या फिर उस चीज का प्राइस बढ़ा देंगे। तो अब इसको सही कैसे करना है या फिर इसका रीजन क्या है, पहले तो ये देखते हैं। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, ये होता क्यों है? देखिए, जब बैंक छोटी छोटी चीजों के लिए लोन बांटना शुरू कर देता है। अब आप बोलोगे सर बैंक इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए लोन बांटता क्यों है? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक आपको लोन दे रहा है तो आप भी तो उसको उसके बदले में ब्याज दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो बैंक की तो कमाई का रीजन वही होता है, जरिया वही होता है। तो बैंक जब ऐसी चीजों के लिए लोन देना शुरू कर देता है जो उतनी जरूरी थी भी नहीं, लैपटॉप खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, ऐसी ऐसी चीजों के लिए लोग लोन लेना शुरू कर देते हैं। तो पहले बिना लोन के वो लोग वो चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब क्योंकि उनको इजी लोन मिल गया, ईएमआई का ऑप्शन मिल गया, तो अब वो चीज वो लोग जाके परचेज कर ले रहे हैं। शायद उनको अभी उसकी इतनी जरूरत है भी नहीं, बट स्टिल उन्होंने परचेज कर लिया। इस सिचुएशन में क्या होता है कि सामान लोगों का बिक रहा है, तो उनको लग रहा है कि पब्लिक के पास बहुत पैसा है, तो वो लोग उस सामान का दाम बढ़ा देते हैं। अब अगर मान लीजिए पहले लोन जो है वो 7% पे बैंक देता था, अब बैंक ने क्या बोला कि हम लोन जो है 4% में देंगे, ऑफर निकाल दिया, फेस्टिवल ऑफर, दिवाली ऑफर, कि लोन हम अब सस्ता कर देंगे, इजी ईएमआई पे आप हमारे यहां से सामान ले सकते हो, बैंक की सर्विसेज ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके के ऑफर्स को देख के लोग क्या करते हैं, अब वो चीज भी डिमांड करना शुरू कर देते हैं जो उनको शायद उतनी जरूरत नहीं है, या शायद जो उन्होंने लेने का आज से 4-5 साल बाद का सोचा था। तो यही सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है। लोगों के पास पैसा है, जब उनके पास लिक्विडिटी है, पैसा है, तो वो क्या करेंगे? वो उसको खर्च करेंगे। ज्यादा खर्च करेंगे तो मार्केट में सामान ज्यादा बिकेगा, सामान ज्यादा बिकेगा तो उसका दाम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, आरबीआई क्या करेगा? इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई। आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगा, जो केस अभी आप यहां पढ़ रहे थे, कि ऐसा करो कमर्शियल बैंक, तुम अपना इंटरेस्ट रेट जरा बढ़ा दो, क्योंकि तुम बेमतलब का लोन बांट रहे हो। मनी सप्लाई मार्केट में इतनी हो चुकी है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, तो तुम चुपचाप ऐसा करो, तुम अपना इंटरेस्ट रेट कम करो। बिकॉज आरबीआई ही गाइडलाइन देता है सारे कमर्शियल बैंक को, रेगुलेट करता है। उससे क्या होगा? नो और लेस लोन, तो लोग या तो लोन लेना बंद कर देंगे या फिर कम से कम लोन लेंगे, जरूरत है तभी लेंगे, क्योंकि उनको क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ मिल रहा है। भाई जहां 4% पे था, अब वो उनको 12%, 18% पे मिल रहा है। तो बोलेगा कौन भैया, जहां हम 1 लाख रुपए का लोन लेके 1,04,000 देते थे, अब 12% या 18% के हिसाब से 1,12,000 या 1,18,000 दे रहे हैं। कोई देना पसंद नहीं करेगा। तो आपने क्या किया? आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जिससे कि लोन कम हो गया। जब लोन कम हुआ, इसका मतलब पब्लिक के पास मनी सप्लाई भी कम हो गई, पब्लिक के पास पैसा कम जा रहा है, लिक्विडिटी कम है उनके पास। जब उनके पास पैसा कम होगा तो ऑब्वियसली बात है वो डिमांड भी कम करेंगे, और जब वो डिमांड कम करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दुकानदार बोलेंगे यार कोई सामान ले ही नहीं रहा है, ऐसा करते हैं ऑफर निकाल देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, क्या पता अब सामान बिकना शुरू हो जाए।
तो अल्टीमेटली एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी लगा के, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और आरबीआई क्या बोलता है, अब सिर्फ उन चीजों के लिए लोन दो, उन लोगों को लोन दो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा तुम्हारे प्रिय है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड आया ना, इसी वर्ड से क्या बना, डियर। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम डियर या डियरेस्ट बोल देते हैं। तो इसी वर्ड से बनी आरबीआई की डियर मनी पॉलिसी। तो जब भी आप सुनो कि आरबीआई ने डियर मनी पॉलिसी लगाई है, इसका मतलब उसने इंटरेस्ट रेट को मार्केट में बढ़ा दिया है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। तो याद रखिएगा, डियर मनी पॉलिसी। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। वैसे मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वो इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करूंगा जिनकी हेल्प लेके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आपको 2 वीडियो लगातार देखने को मिलेगी। इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, और उसके जस्ट बाद वाली वीडियो में कि आरबीआई के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। एक और छोटा सा केस है डिफ्लेशन। यहां हम लोगों ने पढ़ा जब परचेजिंग पावर कम हो जाए और सामान महंगा हो जाए। डिफ्लेशन उसका उल्टा होता है, जब सामान का दाम कम हो जाए, गुड्स और सर्विसेज का दाम कम हो जाए। अब दाम कम हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है ना, पैंडेमिक वाली, अर्थक्वेक वाली, कोरोना वाली, कि लोगों के पास पैसा कम होता है, तो उस सिचुएशन में वो डिमांड ही नहीं करते। जब डिमांड नहीं कर रहे हैं तो सामान के दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, बैंक जो है वो कॉस्टली लोन दे रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो कभी कभी अगर डिफ्लेशन ज्यादा होता है तो इसको सही करने के लिए भी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बोलता है भाई इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दो, पब्लिक इजिली लोन लेने लगे, सामान परचेज करे, ताकि मार्केट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा। तो दिस इज द केस विद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।